चलिए शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। तो आज है बेटा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ और टॉपिक्स, बट उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बताओ क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? क्या क्या पढ़ा था बताओ। पहला पहला टॉपिक, यस वेरी गुड, लॉज पढ़े थे हम लोगों ने। वेरी गुड पवन। हमने पढ़े गैस लॉज। ठीक है, मैम सेकंड एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था और बॉयल्स लॉ चार्ल्स पढ़ा, बॉयल्स और लॉ। लेक। ठीक, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा आइडियल गैस के आइडियल सभी जो लॉज थे उनको कंबाइन करके एक आइडियल गैस इक्वेशन निकाली। तो आइडियल गैस पढ़ा क्या होती है एंड इट्स इक्वेशन क्या होती है भाई, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा रियल गैस की इक्वेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़े पॉस्टुलेट्स, मेजर मेजर जितने भी पॉस्टुलेट्स थे सारे मैंने डिस्कस किए थे। फिर रूट मीन स्पीड के बारे में, आरएमएस यानी कि रूट मीन स्पीड आपको बताया था क्या होता है, वी आर एम एस किसके इक्वल था, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस में v2 स्क्वायर प्लस में v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। v1 v2 अप टू vn ये क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड। यस, मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन वाला जो मीन रिलैक्सेशन टाइम है वो भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा। ठीक है, और फिर हमने कुछ प्रेशर के बारे में डेराइव करे थे एक्सप्रेशंस, जिनमें से मेजर जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर। याद है सबको ये चीज? याद है भाई? एम क्या है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी गैस आपने ली है उसके मॉलिक्यूल का मास। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं ये फोन इधर रख लेती हूँ, नहीं हाँ जी, 1/3 आपको इसीलिए बोला है कि वो जो मैंने डिराइव करके दिखाया है वो पढ़ना जरा, उसमें 1/3 फैक्टर आएगा। ठीक है, वहां पे एक्चुअली क्या होता है कि एक एक कोई भी पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है किसी स्पीड वेलोसिटी से, सॉरी स्पीड वेलोसिटी बोल रही हूँ, एक मॉलिक्यूल एक स्पीड से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, मान लो यू एक्स। ठीक है, और ये इस वॉल के साथ जब कोलाइड करता है और फिर वापस इस वॉल के ऊपर इधर आएगा और फिर इधर जाके वापस घूम के इधर जब इसका कोलिजन होएगा, ठीक है, तो वो हम एक डिराइव करते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, हमारा जो गैस का मॉलिक्यूल है बेटा वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर इधर और इधर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तीनों डायरेक्शन में जाने की सेम होती है। तो हम क्या लेते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इक्वल्स टू यू जेड ले लेते हैं। तो वैसे तो आप क्या लिखते हैं, किसी भी स्पीड को ऐसे लिखते हैं ना, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस में यू जेड के कैप। ठीक है, इसका आप मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हो, यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स का स्क्वायर प्लस में यू वाई का स्क्वायर प्लस में यू जेड का स्क्वायर। तो हम क्या मानते हैं, हमारी अजम्पशन क्या रहती है कि ये तीनों लगभग सेम है, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल किसी भी इंस्टेंट पे तीनों तरफ जा सकता है। तो हम क्या ले लेते हैं, ये 3 टाइम्स यू एक्स का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाता है। तो आपके डेरिवेशन में एक यू एक्स का टर्म आएगा, उसकी जगह पे हम लोग इसको यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, यू स्क्वायर बाय में 3। ठीक है, तो ये फैक्टर 3 वहां से आया, तो ये एक बार उससे गो थ्रू हो जाना, उसमें यही एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट टॉपिक बेटा हुआ था प्रेशर के, ये जो डेरिवेशंस है ना 2-4 ये करे थे हम लोगों ने। ठीक है, बस यही है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल की स्पीड तीनों डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होती है। सेम लेते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज एवरेज वाइज जो वो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो ऐसे लेके हम लोगों ने वो डराइव किया हुई है, तो वहां से एक फैक्टर निकल के आता है 1/3। समझ में आया?
अच्छा, आप क्लास के बाद रुक जाना, मैं आपको बता दूंगी। चलो मैं फिर भी बता देती हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही है। देखो, सबसे मेजर अजम्पशन ये था कि एक आइडियल गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा मेजर अजम्पशन ये था कि उनकी मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, उनका वॉल्यूम नेग्लेजिबल है इन कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। फिर हमने कहा कि ये मॉलिक्यूल्स इलास्टिकली कोलाइड करते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर भी इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, ठीक है। और जो कोलिजन हो रहा है इसकी वजह से गैस का प्रेशर आता है। फिर हमने पढ़ा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का टर्म रहता है, क्योंकि हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं ले रहे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती, मॉलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो एक काइनेटिक एनर्जी का ही फैक्टर रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। फिर हमने कहा इनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, 0 से इंफिनिटी तक, और ये रैंडमली मूव कर रहे हैं और इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर मेजर हम लोगों ने डिस्कस की थी। और इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है, और बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। क्लियर हो गया? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी इसको हम काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करते हैं, प्रेशर को, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम प्रेशर से रिलेट करेंगे। कैसे? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, V1 V2 V3 अप टू Vn स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या लिखोगे? 1/2 mv1 स्क्वायर। ये करा था ना वैसे अपन ने क्लास में, mv2 स्क्वायर अप टू हाफ ऑफ mvn स्क्वायर। तो इसको अगर मुझे इससे रिलेट करना है तो मैं क्या करती हूँ, या 1/2m कॉमन ले लेती हूँ, v1 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। तो मुझे vrms का फैक्टर लेके आना है अगर मुझे इससे रिलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, देखो, vrms होता क्या है, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर बाय में n का अंडर रूट। तो स्क्वायर अगर मैं दोनों तरफ कर लूं तो ऊपर वाला टर्म तो ऑलरेडी आया ही हुआ है, ठीक है, n नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 mn, ये आ जाएगा आपके पास vrms का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस हो गया, जो कि हम जनरली लिखते थे हाफ mv स्क्वायर। अभी इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उसको हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, ठीक है। mn आपके पास टोटल मास हो जाएगा गैस का, m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उसके हिसाब से ये मास बन जाएगा। अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो mn क्या हो जाएगा, मोलर मास। समझ में आई ये बात? एक मोल का मास कितना होएगा, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में मल्टीप्लाई बाय में एक मॉलिक्यूल का जो मास है। अगर मैं एक मोल गैस ले रही हूँ तो यहाँ पे 1/2 mn की जगह आ जाएगा कैपिटल M, m0 भी लिखा होता है कई बुक्स में, मोलर मास। अदरवाइज यहाँ पे अगर कितने भी नंबर मॉलिक्यूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे टोटल मास आ जाता है। तो वैसे लिखते हैं कैसे हैं, हाफ mv स्क्वायर अगर एक मॉलिक्यूल होता, बट हम सारे का ले रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, हाफ m टोटल जो मास होएगा इंटू में vrms का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम इसको एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि हम सारी वेलोसिटी सारी स्पीड्स का एक एवरेज ले रहे हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा। यस मैम। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्या, इनको कैसे रिलेट किया जाए। तो मैं इन दोनों को ना डिवाइड कर लेती हूँ, यहीं पे मैं डिवाइड करके दिखा रही हूँ आपको, पीवी डिवाइडेड बाय में 1/3 mn का स्क्वायर, ठीक है। तो mn/vrms स्क्वायर mn/vrms तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, काइनेटिक एनर्जी बाय में पीवी, दिस इज इक्वल टू 3/2, 1/2 बाय 1/3 आएगा ना, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3/2। चल गया आपका पवन इंटरनेट? देखो, यहां से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया, 3/2 ऑफ पीवी, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ जी, यस और नो बताइए, किस किस के इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत बच्चों को इंटरनेट में प्रॉब्लम, यस मैम। ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ पीवी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज और भी देख सकते हो आप, अगर मैं यहाँ वॉल्यूम नीचे ले जाऊं तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ पी। ठीक है, ये भी एक एक्सप्रेशन रहता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 3/2, और इसको बुक्स में लिखा होता है कैपिटल ई से। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, अभी देखो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, पी। यहां से पी आप निकाल सकते हो, किसके इक्वल हो गया, 2/3 ऑफ ई। ये एक्सप्रेशन भी याद होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, इतने सारे बच्चे हैं और एक भी यस नहीं बोलता। यस, तो प्रेशर और ये आपके पास हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑलराइट, अभी इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे, फॉर 1 मोल और 1 मॉलिक्यूल निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना हो जाएगा। देखो यहां से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है आपके पास कितने की, देखो यहाँ पे है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है 3/2 पीवी। अगर मैं बात कर रही हूँ 1 मोल की, तो देखो पीवी होता कितना है, nRT। ठीक है, तो n की जगह अगर मैं 1 ले लूं तो पीवी को मैं RT पुट कर सकती हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये काइनेटिक एनर्जी टोटल है। अगर 1 मोल की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 3/2 RT। पीवी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, RT। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 3/2 RT। ये भी एक मेजर एक्सप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, कितना होगा 1 मॉलिक्यूल के लिए। हाँ जी साक्षी, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, डिवाइड कर दो इतने मॉलिक्यूल से। इतने मॉलिक्यूल्स को हम बोलते क्या है, एवोगैड्रो नंबर 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 RT/NA। एंड R/NA क्या होता है बच्चों, R/NA क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। देखो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है फॉर 1 मोल। ठीक है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। उनकी आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 3/2 RT। 1 मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। उस पूरे नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, Na। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस होगी 3/2 इंटू RT/Na। तो R/Na को मैंने क्या पुट कर दिया, KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 KBT। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज, ये पता होनी चाहिए बेटा। और इसका जो दूसरा नाम है वही एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। हम यहाँ सिर्फ ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, रोटेशन भी होता हो मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, लेकिन वो नहीं लेते, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट साइज मॉलिक्यूल है। तो जब वो रोटेट कर रहे हैं किसी एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट, तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू एक्सट्रीमली स्मॉल आती है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ ट्रांसलेशन वाली हम बात कर रहे हैं। आपके पास जनरली ये वाला जो थ्योरी है, ये वाली जो आइडियल गैस है, ये मोनो एटॉमिक गैस है। ये जितनी भी कहानी चल रही है ना, सारी मोनो एटॉमिक गैस की है। ऑलराइट, तो यहाँ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, या एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल भी बोला जाता है। जहां पर भी ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इनको बुक्स में इस नाम से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, दूसरा इसको डेंसिटी की फॉर्म में लिख लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू है 1/3 MnVrms का स्क्वायर। देखो यहाँ पर Mn को क्या लिख सकते हैं हम, टोटल जितना भी मास बनेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास गिवन है, इनटू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो हो जाएगा मान लीजिए m मास हो गया। और इस वॉल्यूम को मैं इसके नीचे ले आऊं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 ρVrms का स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी को भी लिख सकते हो, क्या, 1/2 MnVrms का स्क्वायर है। इसको मान लीजिए टोटल मास हो गया, पर यहाँ पर अब वॉल्यूम नहीं है, तो डेंसिटी में कैसे बनाओगे, इस मास को ही कन्वर्ट कर लो। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो 1/2 ρV
VRMS का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी इसको नीचे ले जाओ, काइनेटिक एनर्जी बाय में वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 रो VRMS का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम E लिखते हैं, ठीक है, और P/E क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/3/1/2, 2/3। तो यहां से प्रेशर कितना आ गया, 2/3 ऑफ E। और यही चीज हमने पीछे भी बताई है, देखो यहां से भी डायरेक्ट निकल गई थी। काइनेटिक एनर्जी जब 3/2 PV के पुट किया था, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बाय V मैंने E पुट किया था, ऐसे भी निकल गई थी, और आप डेंसिटी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर भी मैं पुट कर सकती हूँ और वैसे भी कर सकती हूँ। क्लियर हो गया सबको, क्या किया बेटा हमने, ऐसा क्यों किया, मतलब क्या पूछ रहे हो। ऑलराइट, तो डायरेक्ट भी इसमें ना बहुत तरीके होते हैं, एक एक्सप्रेशन तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ कुछ वैल्यू पुट करके पहुंच जाओगे, अगर आपको मेजर एक्सप्रेशंस पता है कौन कौन से। एक तो ये वाला जो स्टार में लिखा है मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और याद रखिए एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी यही है। ऑलराइट, और एक ये वाला जो एक्सप्रेशन हो गया, ये वाला भी याद होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 PV। और ये वाला जो स्टार में मैंने मेजर वाला जो किया है, 1/PV इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में डेंसिटी की फॉर्म में पूछ ले, फिर आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैम ने तो डेंसिटी की फॉर्म में नहीं कराया। तो डेंसिटी में भी उसको रिड्यूस कर सकते हो आप। ऑलराइट, ठीक है, चलिए देखो ये तो मैंने आपको कराई दिया है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड है, ये सारी स्पीड डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है इनमें एक्स्ट्रा। फिर मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे, ये दोनों आप समझेंगे ध्यान से, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एंड मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है, और टाइम रहा तो हम लोग ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहां तक तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे ये सारे टॉपिक्स, ये ऑलरेडी डन हो गए हैं। ठीक है, अभी देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये डेफिनेशन होगी एक तरीके से। मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल ड्यू टू इट्स आरएमएस स्पीड, इट इज रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर बार। ये वी स्क्वायर बार है क्या, वी आर एम एस ही है। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ जी। एक पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी यही निकाली है ना हमने, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल या 1 पार्टिकल इज 3/2 kBT। ठीक है, यही बोला हुआ है इन्होंने यहाँ पे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किस में कर रहे हैं, जब आपकी स्पीड VRMS के अंदर होती है बच्चों। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब VRMS की, ये तो होगी एक मॉलिक्यूल की अगर सिंपल स्पीड V1 की बात करो, जब आप गैस की बात करो तो वहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हाफ एम V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जब आप उनका एवरेज, एक आप सभी जो स्पीड है उनका एक RMS वैल्यू निकालते हो, ठीक है, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू VN स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n। ठीक है, तो ये VRMS आएगा, स्क्वायर नहीं VRMS। तो इस स्पीड को आप देखो तो ये आपके पास क्या है, RMS स्पीड, और हम काइनेटिक एनर्जी इसकी फॉर्म में अगर लिख रहे हैं एक मॉलिक्यूल की, VRMS का स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पार्टिकल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और ये हमने वैल्यू निकाली है, किसकी इक्वल आती है, फॉर अ पार्टिकल 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, 1 पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, किसके इक्वल आई थी आपके पास, 3/2 kBT। इसी को आप बोलते हैं मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। देखो ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर, यही आपका पॉस्टुलेट था कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। समझ में आया, नेचर ऑफ गैस पे नहीं डिपेंड कर रही, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ऑलराइट, यहाँ केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, ये मोल नहीं आएगा यहाँ, ये आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है। समझ में आया, क्लियर है सबको, चले आगे। यस मैम। देखो बता दो चलो फटाफट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, क्या आएगा इसमें से, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी,
डिक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, व्हाट? अभी किया हमने एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये तो बहुत ही आसान सा। मैम ए। यस, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से अगर बाहर जाना है तो उसको कितनी स्पीड से मैं फेंकू कि वो ग्रेविटी की इफेक्ट को ओवरकम करते हुए एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए? बताओ। उस स्पीड को बोलते हैं एस्केप। एस्केप स्पीड इक्वल टू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप एक ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंकोगे ना तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जा पाएगा। मतलब इतनी तो मिनिमम देनी ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से वापस आ जाएगा। तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है, हाँ जी, इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड करे कि वो बाहर चला जाए। वो तो स्पीड हो गई ये, लेकिन ये स्पीड अटेन करने के लिए उस गैस को कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो उन मॉलिक्यूल्स की वो स्पीड आएगी। तो टेम्परेचर निकालना है। तो यहाँ पर देखो वही रिलेशनशिप, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2 KT। ठीक है, यहाँ पे अभी वी आर एम एस क्या लेना है, ये इतनी स्पीड तो देनी पड़ेगी, और ये स्पीड अगर दे दी तो टेम्परेचर क्या आएगा गैस का वो निकालना है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एम, टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, एम इंटू में वी एस्केप आ जाएगा। अब यहाँ पे वी एस्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 3 KT हमको निकालना ही है। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका होमवर्क है। और यहाँ पे इसको मीटर में कर लो, 11200 मीटर पर सेकेंड, तभी आपके पास टेम्परेचर जो है केल्विन में आएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सबको? यस मैम। समझ में आ गया क्वेश्चन? मास आपको गिवन है, एस्केप वेलोसिटी आपको पता लग गई, और के की वैल्यू गिवन है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। निकाल के देखिएगा। ऑलराइट, अभी देखो कुछ फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले अभी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये चीज निकाली है। ठीक है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस अभी आया था आपके पास 3/2 PV, या अगर आप 1 मोल की बात कर लो, जो 1 मोल वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना आया था बच्चों, आइडियल गैस 3/2 RT, यही आया था ना। 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है 3/2 KT, और 1 मोल के लिए क्या होता है 3/2 RT। अच्छा, इसको, इस काइनेटिक एनर्जी को हम लिख कैसे सकते हैं, 1/2 MN/V/RMS का स्क्वायर। अभी 1 मोल की बात हो रही है, तो ये जो MN बनेगा वो मोलर मास बनेगा। ठीक है, N की जगह मेरा क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। तो 1/2 इंटू में मोलर मास इंटू में V/RMS का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/2 RT। 2 से 2 कैंसिल हो गया, V/RMS कितना आ जाएगा, √3 RT/m। क्या ये एक्सप्रेशन आ गया क्या नहीं? ये वाला एक्सप्रेशन तीनों में याद रख लोगे तो सारे निकल जाएंगे। अभी देखो मैं इससे आपको ये और ये निकाल के दिखाती हूँ। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी 1 मोल ऑफ गैस की फॉर्म से ये एक्सप्रेशन निकाला है। तो आपको पता है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, NRT। 1 मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू RT, तो RT की जगह पीवी पुट कर लो, क्या हो जाएगा 3 इंटू में PV/m, और मास बाय में वॉल्यूम, इसको इसके नीचे ले आओ, मास बाय में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी। तो ये हो जाएगा √3p/ρ। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आ गया। अभी इससे इधर चलते हैं। अगर मैं मोलर मास को ऐसे लिख दूं, m इंटू में Na, मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ अ गैस का मास m है तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक मोलिक्यूल का कितना मास है मल्टीप्लाई बाय में एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं। तो ये आपके पास ये वाला फॉर्म कैसे बन जाएगा, √3 RT बाय में m की जगह आ जाएगा स्मॉल m इंटू में Na।
तो R बाय एन क्या हो जाता है आपको पता है, केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टी बाय में एम। तो ये वाला फॉर्म भी आ जाएगा। जब कैपिटल एम को चेंज कर दोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा, और जब आरटी को पीवी पुट कर दोगे तो प्रेशर वाला फॉर्म आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी आदर्श दोबारा सुनिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस निकाली थी 3/2 RT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है हम कैसे लिखते हैं, हमारे यहाँ पे गैस की बात हो रही है तो हमारे पास 1/2 मास इंटू में VRMS का स्क्वायर आएगा। जब आपके पास 1 मोल है तो मास जो है वो मोलर मास है। ठीक है, mn जो बन रहा है ना यहाँ पे, हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 mn VRMS स्क्वायर। तो mn का जो प्रोडक्ट रहेगा वो मोलर मास आएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एवोगैड्रो नंबर की। n की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रख दिए, एवोगैड्रो नंबर। m इंटू में Na कैपिटल M, ये मोलर मास हो गया। दिस इज इक्वल टू 3/2 RT। ठीक है, यहां से VRMS निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 RT बाय में कैपिटल M का अंडर रूट हो गया। ये तो आ गया ये वाला फॉर्म। इससे आप इधर कैसे जाओगे, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एन आरटी होता है। 1 मोल के लिए पीवी इक्वल्स टू आरटी होता है, तो आरटी की जगह पीवी पुट कर दो, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 PV बाय में एम, और डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये V बाई एम बन रहा है ना, यानी कि 1/ρ हो गया, उल्टा हो गया इसका, तो यहाँ पे डेंसिटी की फॉर्म में आ गया। और मैं कैपिटल एम को, मोलर मास को अगर ऐसे लिख दूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इनटू में एवोगैड्रो नंबर, तो कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? लिखा है क्या? मोलर जो मास है, मोलर मास किसका है, 1 मोल का है। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी 6.0 इंटू 10⁻23। एक मॉलिक्यूल के मास से अगर इतने जितने मॉलिक्यूल्स है उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल मास, मोलर मास ही तो होता है ना बच्चों। तो कैपिटल एम को मैं लिख सकती हूँ एम इंटू में स्मॉल एम इंटू में एन। एम है, ये जो स्मॉल एम है ये 1 मॉलिक्यूल का है, और ये कैपिटल एम 1 मोल का है। ठीक है, तो जैसे ही एवोगैड्रो नंबर आएगा नीचे तो R बाय एन क्या हो जाएगा, के। आई बात अब समझ में? हाँ जी बच्चों, Yes, ma'am. ओके। तो सारा जो मेजर ये 3-4 है, आप एक याद कर लो, √3 RT/m। RT को पीवी की फॉर्म में कर लो तो ये आ जाएगा, और कैपिटल एम को m इंटू में स्मॉल m इंटू में एन लिखो तो ये आ जाएगा। चलो आगे। एवरेज स्पीड क्या होती है, अर्थमेटिक मीन। किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालते हो, सभी सम कर दो, सारी वैल्यूज का डिवाइड बाय में नंबर। तो अगर स्पीड की बात हो रही है तो V1 मॉलिक्यूल्स मान लो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एक की स्पीड V1, एक की स्पीड V2, V3 अप टू Vn डिवाइडेड बाय में n। दिस इज इक्वल टू V एवरेज। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्पीड। ऑलराइट, ओके चलिए। एक चीज और याद रखो इसमें, ये सारा मैं हटा के बताती हूँ आपको। यहाँ पर जो VRMS है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है टेम्परेचर के। देखो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं, 3R और M तो फिक्स हो गया। एक गैस है, कोई भी गैस ले ली, उसका मोलर मास हो गया, 3R फिक्स हो गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन मैं आपको अगर पूछूं, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या VRMS बढ़ेगा, या डेंसिटी बढ़ा रही हूं तो VRMS घटेगा? बताओ। हाँ हाँ यही है। बताओ भाई, प्रेशर और डेंसिटी की, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो है, और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ जो फैक्टर है बेटा, टेम्परेचर के केस में तो आप बता सकते हो, पर यहाँ नहीं बता पाओगे, क्योंकि प्रेशर की वजह से डेंसिटी बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नहीं बता पाओगे कि हाँ अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो VRMS बढ़ जाएगा, नहीं, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, पर टेम्परेचर के लिए बता सकते हो, ये चीज याद रखिए। क्लियर है सबको? चलिए, तो अभी जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन किया गया तो उसमें आया कि एवरेज स्पीड टेम्परेचर, मोलर मास और इनकी फॉर्म में कैसे आती है। तो वो देखो, V एवरेज आता है √8 RT बाय में पाई है। वहां कितना आ रहा था RMS, √3 RT बाय में m। यहाँ कौन सा फैक्टर आ रहा है,
√8 RT, 8/π और आ गया यहाँ पे। यहाँ पे प्रेशर की फॉर्म में कौन सा है, वहां पे कितना था, प्रेशर की फॉर्म में कितना आया था, देखो √3p में हो, यहाँ क्या चेंज हो गया, √8p में पाई हो, और यहाँ क्या था वहां पे √3kT में m, यहाँ क्या हो गया 8/π kBT में। चेंज वैसे ही हो जाएगा, आरटी को पीवी में करोगे तो ये आ जाएगा, कैपिटल एम को एम इंटू में एन करोगे तो ये वाला फॉर्म आ जाएगा। बस फैक्टर आपको याद रखना है कि कैसे बदल गया, यहाँ पे 8/π आ जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको, तो ये याद रखने हैं और कुछ नहीं है चीजें, एक एक याद रख लो, जैसे √3RT/m उसमें याद रखो, और इसमें √8RT/πm, तो 8/π का फैक्टर और आ जाता है इसके अंदर, ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, इसका पोस्टुलेट्स में एक कर्व डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सवेल ने एक कर्व जो है प्लॉट किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कुछ बुक्स में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कर्व आया, टी टेम्परेचर पे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है इस कर्व का, तब भी मैंने आपको बताया था, मान लो इस रूम में 1000 मॉलिक्यूल्स है, उनकी स्पीड कुछ भी हो सकती है 0 से इन्फिनिटी, पर ऐसा भी तो है ना कि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी है, 10 मॉलिक्यूल्स की एक जैसी है, 20 मॉलिक्यूल्स की एक जैसी है, 30 मॉलिक्यूल की एक जैसी है, तो वही चीज प्लॉट कर दी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है, और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी स्पीड है, पर ये वाली स्पीड कौन सी है, ये तो कुछ ज्यादा लग रही है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है। समझ में आई बात, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, VMP इज इक्वल टू √2p/ρ, दिस इज इक्वल टू √2RT/m एंड √2kBT/m। कौन सा एक अलग फैक्टर आ गया, p/ρ तो वहां भी था, RT/m वहां भी था, kBT में स्मॉल m वहां भी था, यहाँ √2 का एक फैक्टर अलग है, वहां फर्स्ट में RMS में था √3, सेकंड केस में क्या था √8/π, और यहाँ क्या है √2। समझ में आ गया, रिलेट हो गए सारे के सारे आपस में, हाँ जी बताओ रिलेट हो गए कि नहीं, कैसे कैसे अलग है, ठीक है। तो Yes. इनके बीच में रिलेशनशिप वही देखो, फैक्टर्स मैं लिख देती हूँ सारे इकट्ठे, √3RT/m, सेकंड में आपके पास आया √8RT/πm, थर्ड में आया √2RT/m। तो देखो अगर इनका रेशियो ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, अगर पहले लिया मोस्ट प्रोबेबल कौन सी है, ये वाली, एवरेज कौन सी है, ये वाली, और VRMS कौन सी है, ये वाली, तो VMP √2 का फैक्टर आ गया, यहाँ पे √8/π का, और यहाँ पे √3, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। अभी बताओ इनमें बड़ी कौन सी छोटी कौन सी, उसके लिए ट्रिक बताती हूँ, राम या रैम, जो भी आपकी मर्जी, राम से याद कर लो कि रूट मीन स्पीड सबसे बड़ी है, फिर एवरेज और फिर मीन, इसको ऐसे याद कर लोगे, कभी गड़बड़ नहीं करोगे फिर, ठीक है, कि रूट मीन स्पीड सबसे बड़ी, देन एवरेज, देन VMP। जब भी आपको बहुत सारे एक्सप्रेशन इकट्ठे आए तो कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक बना लिया करो, दैट विल हेल्प यू, ठीक है बच्चों, यस और नो, Yes, ma'am. ओके चलो फिर, ये तो जुकाम बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया बेटा, हाँ जी ध्यान रखो अपना, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए, एक में टाइप ए मॉलिक्यूल में है, एक में टाइप बी, एक में टाइप सी, यानी इन तीनों का मासेस अलग अलग है, एक का MA है, एक का MB, एक का MC, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। रैंक द 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ m A एवरेज का स्क्वायर, V एवरेज करो, V एवरेज जो भी इसकी एवरेज स्पीड होगी उसका स्क्वायर, तो भी V जो है, V एवरेज हमको पता है कि किस पे डिपेंड करती है, √3 kBT में, सॉरी यहाँ आएगा आपके पास 8, एवरेज के केस में 8/π आता है ना, kBT में स्मॉल m। अभी मैंने स्मॉल m में क्यों लिखा है,
क्योंकि मोलर मास नहीं गिवन है, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स के मास गिवन है। तो यहाँ देखो वी एवरेज, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट, तो ये आपके पास किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बाकी 1/m पे। तो जिसका मास बड़ा होगा उसकी एवरेज स्पीड छोटी हो जाएगी, राइट? क्या बोल रहे हो भाई? जिसका मास बड़ा उसकी स्पीड छोटी, जिसका मास छोटा उसकी स्पीड बड़ी। तो जिसकी स्पीड बड़ी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो बता दो फिर किसकी बड़ी होगी, सबसे बड़ी किसकी होगी एबीसी टाइप में से? सी। हाँ जी, किसका मास सबसे ज्यादा है ये बताओ चलो। मॉलिक्यूल सी। अच्छा, मॉलिक्यूल सी का तो सबसे कम है, तो सबसे कम हो गया तो यस उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी। उसकी स्पीड ज्यादा यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी सी किस किस में ज्यादा है? एक तो ए में है और एक सी में। अब देख लेते हैं हम लोग, जो ए वाला है, ए वाला सबसे बड़ा है तो उसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए मीन फ्री पाथ की बात करते हैं बच्चों। मीन फ्री पाथ, मान लो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ऐसे रैंडमली मूव करे, एक बार फोटो खींच लो, सारे एक जगह दिख गए आपको, ये सारे रेस्ट पे मानो। अब मैं इसको मूव कर रही हूँ, समझने के लिए बता रही हूँ, वैसे तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ये आया, इधर कोलाइड किया, फिर ये इसको कोलाइड किया, फिर ये इसको कोलाइड किया, फिर ये इसको कोलाइड किया। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस जो है, ये लैम्डा वन, ये मतलब ये वाला लो, यहाँ तो फर्स्ट कोलिजन हुआ, इसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ ये मॉलिक्यूल आके कोलाइड किया, तो ये आप मान लो लैम्डा वन है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, फिर यहाँ ये इस मॉलिक्यूल को आके टकराया, ये सेकेंड कोलिजन हो जाएगा, यहाँ थर्ड कोलिजन हो गया। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो लगा वो लैम्डा वन, यहाँ से यहाँ लैम्डा टू, यहाँ से यहाँ लैम्डा थ्री, एंड सो ऑन। तो देखो लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री सारे एक जैसे नहीं है, सबका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो हम लोग एक मीन निकालते हैं, क्या? मीन फ्री पाथ। देखो ये सारे फ्री पाथ बोलते हैं, इनका जब मीन ले लोगे वो मीन फ्री पाथ कहलाएगा। ठीक है, वो क्या आ जाएगा? लैम्डा वन प्लस में लैम्डा टू अप टू लैम्डा एन डिवाइडेड बाय में एन। ठीक है, तो ये क्या है? मीन फ्री पाथ ऑफ गैस कैसे डिफाइन करोगे? इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अभी जब इनको सम करके आपने डिवाइड कर दिया आंसर, तो एक एवरेज डिस्टेंस आएगा। सक्सेसिव कोलिजन मतलब होने वाले लगातार दो दो कोलिजन की आप बात करो, यहाँ हुआ कोलाइड, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ। तो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में अगर आप एवरेज डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो वो बोलते हैं मीन फ्री पाथ होता है, राइट? ठीक है भाई, एन आपके पास लगा लो, आपके पास क्या हो गया? नंबर ऑफ कोलिजन हो गए, पहला कोलिजन यहाँ हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अप टू एन कोलिजन। ठीक है, चलिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/√π NV d स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। ये भी मैं बताती हूँ आपको कैसे आएगा। सबसे पहले NV क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। D क्या होता है? डायामीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अभी मुझे NV को चेंज करना है। मुझे पता है कि इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स, N/V कितना हो जाएगा? P/RT, राइट? तो मुझे चाहिए क्या? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, बताओ? हाँ जी स्टूडेंट्स, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 की पावर 23। इसको मैंने भी बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो मेरे पास मोल्स पर यूनिट कितना है, तो मैं दोनों तरफ एवोगैड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो फैक्टर बन गया ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही बन गया ना, एनवी ही बन गया ना ये चीज। एक नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं। ठीक है, एन मोल्स में कितना हो जाएगा? एन इंटू एन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो इतना मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनवी ही बोलेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1/√2π, एनवी की जगह रख दो P NA/RT।
N_A, ऊपर चला जाएगा RT और नीचे आ गया d²। क्या यही फॉर्म नहीं बन गया क्या? √2π N_A, P की जगह प्रेशर हो गया, d², ये आ गया। क्लियर हो गया सबको ये कैसे आया है? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, और देखो आपका अगर हमारे मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो ये डिस्टेंस इसको लग रहा है। कोलिजन के दौरान, मतलब पहला कोलिजन यहाँ हुआ, फिर सेकंड हुआ, ये यही तो लैम्डाज है ना आपके। ठीक है, तो ये जो लैम्डा है ये डिपेंड कर रहा है d² पे। कैसे? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके। तो अगर इसका साइज आप बढ़ा रहे हो, डायमीटर बढ़ा रहे हो, तो बेसिकली साइज ही बढ़ा रहे हो ना। तो साइज बढ़ा रहे हो तो आपका लैम्डा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताओ। हाँ जी बताओ बेटा, लैम्डा Yes, ma'am. हुआ है नहीं? तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था इस पे। ठीक है, कि वो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, 1/d², 1/t d³। ठीक है, तो डायमीटर बढ़ाओगे तो बेटा डिस्टेंस कम हो जाएगा ना उनके बीच में। जल्दी जल्दी, अभी आपके पास मान लो ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर इनका डायमीटर बढ़ा दोगे आप ये इमेजिन भी कर सकते हो, राइट? तो इनका जो मीन फ्री पाथ है वो घट जाएगा। ऑल राइट, अगर मैं आपको बोलूं क्या कि टेम्परेचर और प्रेशर से कैसे रिलेटेड है, तो यहां भी थोड़ा सा घपला है। कैसे, ये समझो। अगर मैं बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लैम्डा में क्या चेंज होएगा? Increase होगा. इंक्रीज होगा, लेकिन आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया प्रेशर भी बढ़ जाएगा, राइट? तो यहां पर आपके पास कोई चेंज नहीं होगा इस केस में। लेकिन अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट कर दे और फिर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यस, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। या अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दे फिर प्रेशर बढ़ा रहे हो, देन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बट अगर कांस्टेंट नहीं है तो लैम्डा विल नॉट चेंज। क्लियर होगी ये बात सबको? ऑलराइट, चलिए ये बताइए फिर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू गैसेस हैविंग मॉलिक्यूलर डायमीटर 1 एंगस्ट्रॉम एंड 2 एंगस्ट्रॉम। द गैसेस में बी कंसिडर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? ऊपर क्या क्या आया था? RT, नीचे आया था √2πNA, और क्या था भाई? प्रेशर और d²। तो देखो इन्होंने बोला है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, दो गैसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है और ये तो सारा कांस्टेंट होता ही है। तो बेसिकली इट इज डिपेंडिंग अपॉन ओनली d², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो रेशियो पूछा है लैम्डास का और डायमीटर्स आपको गिवन है। तो λ1/λ2 दिस इज इक्वल टू d², y में d1², ऐसे लिख सकती हूँ या नहीं? बताइए सृष्टि, ऐसे लिख सकते हैं बेटा? यस मैम। यस। और d2 की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर, और d1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4/1। याद रखो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं, स्क्वायर याद नहीं रहता उनको। तो 4:1 इज द राइट आंसर। चलिए अभी पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, भाग मत जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों के दोनों। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी। चलो ये तो टर्म्स ऑफ एनर्जी की होगी। अगर आप वैसे भी किसी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, या कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जिसकी फॉर्म में आप उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। ये तो हो गया जनरल फॉर्म में। हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी की फॉर्म में कैसे करें? मान लीजिए ये कंटेनर है और इसके अंदर आपके पास गैस है। तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है गैस की, जो बेटा इंटरनल एनर्जी, जो इसके अंदर एनर्जी है गैस की, वो क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस किस किस की वजह से हो सकता है? पोटेंशियल एनर्जी है और हो सकता है काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी हम ले नहीं रहे क्योंकि हम कह रहे हैं आइडियल गैस है।
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो नहीं ले रहे हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी अब 2-3 तरह की हो सकती है। पहली ट्रांसलेशन, सेकंड रोटेशन, और थर्ड वाइब्रेशनल। वाइब्रेशन की बात नहीं करते, बहुत हाई टेम्परेचर पे आती है वाइब्रेशनल एनर्जी, सिर्फ बात करते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो अब हम लोग निकालेंगे अलग अलग टाइप ऑफ गैसेस के लिए। पहला ले लो मोनो एटॉमिक। पहला कौन सा ले रहे हैं हम लोग? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक। ठीक है। तो इसके पास ट्रांसलेशन एनर्जी, तीन तीन टर्म्स आएंगी आपके पास। पहली, एक मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। हाँ जी, वाइब्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हायर टेम्परेचर पे होगा, बट बेटा बहुत हाई टेम्परेचर करते हैं तब वाइब्रेशनल एनर्जी कंसिडर की जाएगी। ठीक है। तो यहां पर देखो, ये एक मोनो एटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है, मोनो एटॉमिक है ना, एटम हो गया। तो ये देखो यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स में ये अपनी एनर्जी रख सकता है। कौन कौन सी? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, यू एक्स स्क्वायर कह लो, प्लस में हाफ एम वी वाई स्क्वायर, प्लस में हाफ ऑफ एम वी जेड स्क्वायर, जो इसके 3 कॉम्पोनेंट्स होंगे। ठीक है। तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस में वी जेड स्क्वायर। और हमने बात करी थी क्या कि आइडियल गैस के केस में आपके पास इसका जो रोटेशन है, एक एटॉम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें हम लोग, इसका जो रोटेशन है वो हम लोग नहीं ले रहे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहता है। तो इसकी वजह से जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो बहुत छोटी आती है, तो हम नेग्लेक्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, एक काइनेटिक एनर्जी कि एक्सप्रेशन में कितनी इंडिपेंडेंट टर्म्स आ रही है, यही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। जब आप बात करो, यही लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 मोड्स हैं जिसमें सिस्टम के पास एनर्जी है। तो ये आ गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डायटोमिक की बात करोगे अगर आप, डायटोमिक, डायटोमिक के केस में क्या हो जाएगा? देखो डायटोमिक बनाते हैं यहाँ पे, बोर तो नहीं हो रहे? No, ma'am. तो डायटोमिक ले लो। मान लो ये एक ऑक्सीजन रखा है यहाँ पे। अभी देखो, जब ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई वाई ले लो, ये जेड ले लो। ठीक है। तो ये अब रोटेट कर सकता है। बात करते हैं ट्रांसलेशन, तो देखो तीनों होंगी, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। तो 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स तो वहां से आ गई। ठीक है। वही सेम हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम, इसकी वाली 5 होगी। हाँ यस 5 होगी। और इसमें जो 2 आएंगी रोटेशन वाली, कौन कौन सी? जो वाई और जेड एक्सिस के अबाउट है। वाई के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से, ये आपके पास अच्छी वैल्यू रख रहा है, मतलब आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जेड के अबाउट भी सेम सिचुएशन है, जब ऐसे रोटेट कर रहा है। लेकिन एक्स के अबाउट जब रोटेट कर रहा है तो ये चीज होगी। ये आपके पास क्या है, यहाँ मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो गया। तो ये वाला हम लोग नहीं नेग्लेक्ट, ये वाला नहीं लेते हैं हम लोग। तो 2 आएंगी रोटेशन की वजह से, 3 आएंगी ट्रांसलेशन की वजह से। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 5। समझ में आया सबको? 3। यस मैम। थर्ड वो जो हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं हम पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के केस में सबसे पहले ले लो ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक में भी 2 केस होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। चलो पहले नॉन लीनियर की बात कर लेते हैं हम लोग, अगले पेज पे करते हैं। रोटेशनल, रोटेशनल क्या होता है? रोटेट जब बॉडी करती है, उसकी वजह से भी तो उसकी एनर्जी होती है बेटा। ठीक है। तो थर्ड जो केस है हम लोग ले लेते हैं, कौन सा? ट्राई एटॉमिक। ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक में ऐसे ले लो, यहां 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 क्या होगी बताओ, चलो आप ही सोच के बताओ। लिखी भी हुई है वैसे इस पेज पे। देखो आपके पास तीनों ट्रांसलेशन तो आएंगी ही आएंगी, पूरा का पूरा आपके पास मॉलिक्यूल तीनों में जो है मूव कर सकता है। ठीक है। और तीनों रोटेशनल भी आएंगी। अभी यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस के अबाउट कर लो, ठीक है, या वाई के अबाउट कर लो, जेड के अबाउट कर लो। तो जो डिस्टेंस है एक्सिस से मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, वो आप
इतना छोटा नहीं है कि आप उसको नेग्लेक्ट कर दो। तो यहाँ पे टोटल 6 हो गई। और जब आप बात करो ट्राई एटॉमिक लीनियर की, ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात अगर कर रहे हो, तो आपके पास लीनियर केस कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं सॉरी, लीनियर का केस कैसे हो जाएगा, CO2 का ले लो, CO2, ठीक है, ऐसे ले लो। ये आपके पास क्या हो जाएगा, Z एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। तो ट्रांसलेशन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों आ जाएंगे। और जो रोटेशन है बच्चों, वो Y के अबाउट ठीक है, Z के अबाउट भी ठीक है, लेकिन X के अबाउट जो एक्सिस से डिस्टेंस रहेगा वो बहुत कम हो जाता है, तो हम X के अबाउट नहीं लेते। तो 3+2 कितना हो गया, 5। क्लियर हो गया सबको। आप यहाँ देख सकते हो, देखो मोनोटॉमिक एग्जाम्पल है आर्गन, नियॉन। ट्रांसलेशन 3 है, रोटेशनल 0, टोटल 3। डायटोमिक का हो गया ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, इसके ट्रांसलेशन 3 हो गए, रोटेशन के 2, टोटल हो गए 5। ट्राई एटॉमिक लीनियर का 3, रोटेशन का 2 और 5, उसके एक्सिस के अबाउट नहीं लेते, वो रोटेशन वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का 3+3=6 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको। एक ये तो आप बता ही दोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दो। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, यस 6, वेरी गुड आदर्श, सिंपल सा था ये तो। ये एक टॉपिक और कर लेते हैं, फिर अपना फ्लो सही रहेगा आगे वाले लेक्चर में। ऑलराइट, नींद तो नहीं आ रही? देखो, नाम से है इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्वी पार्टीशन मतलब इक्वली पार्ट कर रहे हो आप एनर्जी का। कहाँ कर रहे हो, किसको दे रहे हो? ये है आपके पास, देखो, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थोड़ी थोड़ी, बस 5 मिनट का टॉपिक हो रहा है, ठीक है। मेरे को भी आ रही है, मुझे डिनर भी करना, देखो अभी खाना भी नहीं खाया मैंने अभी। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी associated with each molecule per degree of freedom, per degree of freedom is कितनी है, वैल्यू कितनी है इसकी, 1/2 kBt। ये इसका भी डेरिवेशन नहीं है, आपको वैल्यू याद रखनी है। क्या बोल रहे हैं कि हर मॉलिक्यूल का पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आएगा, 1/2 kBt। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, 1/2 kBt। समझ में आया? अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चलो मोनो एटॉमिक का केस करते हैं सबसे पहले। अभी हमने देखा क्या था, मोनो एटॉमिक के केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, 3 टर्म्स आई थी ना एनर्जी की, तो वो एवरेज वैल्यू क्या है, हर एक के लिए कितनी आएगी, 1/2 kBt, 1/2 kBt, 1/2 kBt। हम बोल रहे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो क्या हो जाएगी टोटल, 3/2 kBt। यस, वेरी गुड। और अगर मैं बात करूं डायटोमिक के केस में, डायटोमिक के केस में ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 5 टर्म्स थी, हर एक के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, 1/2 kBt। कितना हो जाएगा आपके पास, 5/2 kBt। तो जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F/2 kBt। कोई भी प्रॉब्लम इसमें? ये तो थी कहानी एक मॉलिक्यूल की, जैसे मोनोटॉमिक का एक मॉलिक्यूल के साथ इतना एनर्जी हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम था। अगर मैं मोनोटॉमिक के 10 मॉलिक्यूल्स बोलूं तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, राइट। तो आपके पास n मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या हो जाएगी बच्चों, F/2 n kBt। क्लियर हो गया सबको? तो एक याद रख लो ये वाली, तो दूसरी निकल जाएगी। अब बस एक छोटा सा डिस्कशन और, कि अगर मुझे इंटरनल एनर्जी 1 मोल की निकालनी है, अगर मेरे को 1 मोल की निकालनी है, तो कैसे, देखो 1 मॉलिक्यूल की आपने निकाल ली, F/2 kBt, यही निकाली है ना, दिखा देती हूँ आपको, देखो यही निकाली ना 1 मॉलिक्यूल की F/2 kBt। तो 1 मोल की क्या हो जाएगी, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लू, तो F/2 Na kBt।
और आपको पता है Na और Kb क्या होता है, R, तो F/2 RT, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल। ठीक है, अगर मैं बोलूं म्यू मोल, म्यू मोल कितना, मतलब मान लीजिए 10 मोल है, तो कितनी हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, म्यू मोल कितनी हो जाएगी, F/2 म्यू RT। समझ में आ गया? तो 1 मोल की पता है तो आप कितने भी नंबर ऑफ मोल्स में दे दो, आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में बात करते हैं, तो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल टू F/2 म्यू आर डेल्टा टी। ये याद रख लो, हेल्प करेगा। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी खत्म होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो वो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें 10-15 मिनट का टॉपिक रह गया है, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, फिर हम लोग एक इंटरेस्टिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी बेटा पवन बोलिए, बोलो बेटा, हैंड रेज किया ना आपने?